हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से आपको दो प्रैक्टिस पेपर मिले हैं, प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पेपर 1 आज मैं कराने वाली हूँ। 2 ये हमने शुरू कर दिया है, चैनल पे अपलोड होना वो शुरू हो। 1 वाले जो पेपर है इसमें हमने सेक्शन ए सेक्शन बी पूरा कर लिया है। सेक्शन सी के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 29 से करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, चॉइस मिली हुई है, चॉइस में भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन दिया। आपसे कह रहे हैं 90 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स. If one card is drawn at random from the box, find the probability that it is a. आपने 90 कार्ड्स एक बॉक्स में डाले, फिर नंबर डाल के डाले 1 to 90 तक। अब एक कार्ड निकाला है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो वो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अब अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट देखें तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स कौन से आएंगे, 2 डिजिट नंबर चाहिए। वो 10 से शुरू होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, ऐसे चलता चलता वो 90 तक के नंबर्स होंगे। तो कितने आ जाएंगे, ये टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। 10 भी इंक्लूड है ना उसमें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख देते हैं डिजिट नंबर की। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 81 अपॉन में 90। तो आप इसे 9 अपॉन 10 लिख सकते हो लोएस्ट फॉर्म में, 9 की टेबल से कट करके। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके अगर मैं फेवरेबल आउटकम्स देखूं, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे आपके पास, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, ऐसे चलता चलता वो लास्ट 81 होगा। तो टोटल 9 होंगे ना परफेक्ट स्क्वायर। 1 से शुरू है, 9 पे खत्म है, 9 9 जा 81। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। तो 9 अपॉन में 90, तो 1 अपॉन में 10 आपके पास यहाँ पर का आंसर। ये 9 लिखा हुआ है। क्लियर। थर्ड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। पहले वही फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं हम यहाँ पर। तो 5 से ही शुरू होंगे, 5 10 15, ऐसे करते करते ये 90 तक होंगे, है ना। तो टोटल कितने होंगे, ये आपके पास 18 होंगे। अभी कैसे पता चला 18 होंगे, अगर आप 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो 18 ही आएगा आपका, है ना। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, डिविजिबल बाय 5, कितने आ गए, 18 अपॉन में 90। लोएस्ट फॉर्म अगर आप इसकी लिखना चाहो तो 2 अपॉन में 10 हो जाएगी, कि 9 2 जा, 9 10 जा। अभी एक बार और लोएस्ट फॉर्म आ सकती है, 1 अपॉन में 5। क्लियर। चलिए, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया, आप वो कर सकते हैं। ओके, रेड क्वीन एंड ब्लैक जैक आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। कह रहे रेड क्वीन, जो कि 2 क्वीन होती है रेड में, और ब्लैक जैक ये भी 2 होते हैं। आपने इन्हें क्या किया, उन 52 प्लेइंग कार्ड में से हटा दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड इज रेड कार्ड। पहले की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड कार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर निकालती हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पर, वैसे तो 52 कार्ड्स होते हैं, पर 2 रेड में से निकल गए, 2 ब्लैक में से, 48 कार्ड्स बचे। अब फर्स्ट वाले के फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने आएंगे, रेड कार्ड कह रहे हैं। रेड कार्ड में से आप, रेड कार्ड 26 होते हैं, उसमें से 2 कार्ड तो आप पहले ही निकाल चुके हो, 24 बचे। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखते हैं इसकी, रेड कार्ड की, तो वो आ जाएगी 24 अपॉन में 48। इसको कट करोगे तो 1 अपॉन में 2 आंसर। क्लियर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है नाइदर अ जैक नॉर अ क्वीन नॉर अ किंग। ना जैक होना चाहिए ना किंग होना चाहिए। तो देखो किंग तो 4 होते हैं टोटल, जैक 2 ही बचे क्योंकि 2 आप पहले से निकाल चुके थे, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे,
बाकी का कोई भी हो सकता है ना कार्ड 48 में से। तो मैंने क्या किया, उस 48 में से वो 4 तो किंग और 2 जैक हटा दिए, तो मेरे पास कितने बचे, 42 कार्ड्स बचे। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है मुझे यहाँ पर, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग की। नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, तो वो आ जाएगी 42 अपॉन में 48। दोनों ही आपके पास 6 की टेबल में आते हैं, 6 7 जा और 6 8 जा। क्लियर। थर्ड पार्ट है आइदर अ किंग और अ क्वीन, या तो किंग हो या क्वीन हो। तो किंग तो चारों है मेरे पास, और जो क्वीन है वो सिर्फ 2 ही है, क्योंकि 2 मैं पहले से निकाल चुकी हूँ, तो 2 ब्लैक की बची हुई है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे मेरे पास यहाँ, 4 किंग हो सकते हैं, 2 क्वीन हो सकती हैं, टोटल 6 आ जाएंगे। आइदर अ किंग और अ क्वीन, तो फेवरेबल 6 अपॉन में 48 हो गया, 1 अपॉन में 8 आपका आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज 2 इक्वल रूट्स। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। तो इक्वल रूट से तो डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है ना, चलो इसे भी सॉल्व करते हैं यहाँ। पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो पी एक्स ब्रैकेट में है x माइनस 2 प्लस 6, पहले से सिंप्लीफाई करते हैं। तो पी एक्स स्क्वायर माइनस 2px हो जाएगा, प्लस का 6 इजिकल टू 0। ए देखा जाए तो इसमें p है, बी देखा जाए तो इसमें माइनस का 2p है, और सी जो है वो 6 है। अब डी तो 0 के बराबर होगा, और इक्वल रूट्स, तो डी इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। इसका मतलब माइनस 2p का स्क्वायर माइनस 4a की जगह p, c की जगह 6 हो गया। तो 4p स्क्वायर माइनस 24p हो गया। 4p यहाँ से कॉमन लिया तो p माइनस 6, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो p की 2 वैल्यूज निकल गई, 0 और 6, और आपको p की ही वैल्यू इसके अंदर फाइंड करनी। क्लियर हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो एक और क्वेश्चन चॉइस में दिया, पर सेम ही चैप्टर का दिया, आप उसे कर सकते हैं। चलो उसे भी रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है आपसे, 1 year ago a man was 8 times as old as his son। 1 साल पहले एक आदमी अपने बेटे की एज का 8 गुना था। एट प्रेजेंट, आज के टाइम पे देखें, हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज इन ईयर्स। आज के टाइम पे वो अपने बेटे की एज का स्क्वायर है, मतलब अगर बेटा 2 साल का है तो 8 साल का ऐसा हो जाएगा। बट ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, बेटा और बाप 2 और 4 साल के तो हो नहीं सकते ना। ठीक है। अब कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो यहाँ देखिए, चॉइस वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको और डाल के कर लेते हैं। प्रेजेंट एज को एक्स मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसकी मैंने एक्स ईयर्स मान ली। तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन, उसकी कितनी हो जाएगी, का स्क्वायर था ना वो, तो एक्स स्क्वायर ईयर्स। ठीक है। अब 1 साल पीछे जाते हैं, चलो पहले हम 1 year ago, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, 1 साल पीछे कर दो उसको, x माइनस 1 ईयर्स हो जाएगी। और एज ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था कि 1 साल पहले वो इसकी 8 गुना था, इसकी एज के, सन की एज के 8 गुना था। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इसमें मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि मेरे पास a प्लस बी और a माइनस का b होती है।
ये तो आपस में कट गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 8, x आ गया 7। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन निकल गया 7 ईयर्स। इसी तरीके से आप फादर की एज भी निकाल सकती हूँ, या उस मैन की एज निकाल सकती हूँ। वो था एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ना, तो 49 ईयर्स। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। एक लास्ट क्वेश्चन है गया क्वेश्चन नंबर 31, देन हमारा ये वाला सेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है 12 का, रीड कर लेते हैं, सरफेस एरिया वाले का है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. देखो सबसे पहली बात तो आपसे ये क्या कह रहा है कि एक वेल है जिसकी डायमीटर आपको 3 दे रखी है यार, वो 14 मीटर डीप है। हाइट एक तरीके से आपको वो दे रखी है 14 मीटर है। सिलेंडर की शेप का होगा, ये आपको दिख ही रहा है, क्योंकि वो वेल है तो सिलेंडर की शेप का ही होगा आपके पास। अब आपने क्या किया, उसमें से जो मिट्टी निकाली है ना, उसको एक सर्कुलर फॉर्म में वहीं पर ही इम्बार्कमेंट बना दिया तो उस हाइट ऑफ द इम्बार्कमेंट आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 31। सबसे पहली बात तो आपको इसकी फिगर पता होनी चाहिए। तो इसकी फिगर अगर हम बनाए, मैं पहले वो इम्बार्कमेंट बना रही हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे वेल होगा ना। ये कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी। तो ये जो हाइट है इम्बार्कमेंट की h, ये मुझे फाइंड करनी है। ये वेल की मुझे ऑलरेडी 14 मीटर दे रखी है, प्लस इसका डायमीटर 3 मीटर था, तो फिर यहाँ से ये मेरे पास रेडियस 1.5 मीटर आ गई है। क्लियर? इसके अलावा क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं दे रखा, विड्थ दे रखी है उस सर्कुलर रिंग की 4 मीटर है, उसको हम अभी आगे यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया? चलो पहले यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने डेप्थ ऑफ वेल लिख दी, जिसको मैंने अपना h1 माना, वो लिख दी मैंने 14 मीटर। सॉरी, क्वेश्चन में गिवन था। साथ के साथ मैंने रेडियस भी निकाल ली इसकी, अभी मैंने यहाँ लिखी दी है 1.5। आप फाइंड कर लेते हैं, जिसको मैंने अपना r1 माना है। ठीक है, सेम ही होगी वो तो। सर्कुलर एंड ऑफ वेल, तो 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा। और साथ के साथ मुझे विड्थ ऑफ एम्बार्कमेंट भी दे रखी है। एम्बैंकमेंट की विड्थ कितनी दे रखी है मुझे, 4 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं क्या करती हूँ, इसकी रेडियस निकाल लेती हूँ, r2। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगी, इसको मैंने अपना r2 मान लिया। तो देखो, वो 4 मीटर तो इसकी चौड़ाई है ही, साथ के साथ जो ये 1.5 है, ये भी तो इसमें जुड़ जाएगा 3/2। तो 4 प्लस 3/2, तो इसका मतलब 4 प्लस 1.5 आ जाएगा, 5.5 मीटर आ गई। अब जितनी मिट्टी हमने इसमें से निकाली, उतना ही तो ये एम्बार्कमेंट की होगी। इतनी मिट्टी से तो ये एम्बार्कमेंट बना, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम वेल, सॉरी, वेल से आपने जितनी मिट्टी निकाली वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड टू फॉर्म एम्बार्कमेंट। एम्बार्कमेंट के बराबर है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, तो वो पाई आर स्क्वायर एच होगा, पर इसका आर r1 लिया है मैंने और एच h1 लिया है। ठीक है, अब अगर इम्बैंकमेंट का लगाऊं तो देखो पाई, ये r2, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें ना, तो जो ये आपने निकाला है, ये वाले की रेडियस निकली है इतने की, तो आउटर माइनस इनर करना पड़ेगा ना इसमें, तो मुझे अंदर वाले की तो वही रहेगी 1.5, बाहर वाले की आपने निकाली ना 5.5। तो पाई, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, r2 स्क्वायर नहीं लिखोगे, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, आउटर माइनस इनर।
ठीक है, इंटू में H2 हो जाएगा। ये H2 ही आपको फाइंड करना है, ये वाला। ये क्लियर हुआ? हमने आर ऐसी क्यों ली, आउटर माइनस इनर किया, ये बाहर वाले की निकाली है हमने 5.5, अंदर वाले की तो 1.5 ही है। पाई से पाई मैंने काट दिया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास था कितनी थी, 1.5 थी, 1.5 का स्क्वायर, और ये मेरे पास था 14। यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, ये मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, इसको ऐसा करो, पॉइंट की जगह ना फ्रैक्शन में लिख लो तो थोड़ा आसान रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर 3/2 ही लिख सकती हूँ, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू में 14 हो जाएगा, और ये आपके पास 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये आपके पास कितना हो जाएगा, अगेन 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एच स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया 9/4 इंटू में 14, यहाँ पर आ जाएगा 121/4 माइनस 9/4 इंटू में एच। ठीक है, अभी मैं 4 और 14 को कट नहीं कर रही क्योंकि वहाँ बेस सेम हो जाएंगे ना, तो इजीली कट हो जाएगा। माइनस किया, ये कट गए आपस में, 9 इंटू 14 में 112 आ गया, ये H2 चल रहा है। ठीक है, अब आप कट कर सकते हो, अगर 112 आपका 14 से कट हो रहा है तो आप उसे इजीली कट कर दो, जो कि हो रहा है हमारे पास 8 पे। तो H2 मेरे पास कितना आ गया, 9/8, और आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, 1.125 मीटर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ जो एम्बैंकमेंट की हाइट है वो कितनी है, 1.125 मीटर है। तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट विल बी 1.125 मीटर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में आपको यही बताना था। कंप्लीट हमारा सेक्शन सी, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन डी कराऊंगी। टोटल 4 क्वेश्चन है, लेकिन 5 मार्क्स ईच है, तो लेंदी क्वेश्चन है थोड़े, तो बिल्कुल आराम से करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके इन क्वेश्चन, ऊपर के सेक्शन ए सेक्शन बी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।